हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज फिर एक नई सीरीज़, एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड एसएससी के द्वारा 2017 में ऐसा एग्ज़ाम, झारखंड दरोगा की जो परीक्षा हुई थी 2017 में, उसके सेट नंबर 5 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले 4 सेट का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके साथ आप झारखंड जीके से संबंधित आपको प्ले लिस्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप झारखंड जीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और चलिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था द्वितीय ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट समिट 2017 में द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस भारतीय राज्य को मिला। तो 2017 में द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको मिला ये हमें जानना नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट समिट है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो जो 13वां संस्करण था यानी कि 13th एडिशन है वो न्यू दिल्ली में हुआ था, और जो 14वां है वो भी कहाँ पे होगा, दिल्ली में ही है। ठीक है, ये 2022 में हुआ था और ये 2023 में होने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का आयोजन जुलाई में। ठीक है, तो G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी इस बार भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो समिट होने वाला है G20 का वो कितने नंबर का है, कहाँ पे होने वाला है, उसका थीम क्या है, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो G20 है, G20 का अध्यक्ष इस बार कौन है, भारत है। और भारत अध्यक्षता कर रहा है। और इसके साथ ही जो G20 का समिट है वो कितने नंबर का होगा, ये 18वें नंबर का होगा। और ये सितंबर में आयोजित होगा। कहाँ पे, दिल्ली पे होगा, दिल्ली में होगा G20 का समिट। और इस बार का जो थीम है वो क्या है, वसुदेव कुटुम्बकम। ठीक है, वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है। तो वसुदेव कुटुम्बकम, या फिर और इसको अंग्रेजी में फिर क्या बोला, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और जो वसुदेव कुटुम्बकम है ये किससे लिया गया है, ये महाउपनिषद से लिया गया है। महोपनिषद भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये महाउपनिषद भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे होगा समिट, न्यू दिल्ली में होगा। इसका थीम क्या है, वसुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे तो ये वसुदेव कुटुम्बकम। और ये किससे लिया गया है, तो महोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस सिटी को 2019 के लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है। तो 2019 में किसको किया था, 2019 में जो किया गया था वो शारजा एक जगह है, वहाँ उसको कहा तक किया था। लेकिन इस बार जो 2023 के लिए जो नॉमिनेट किया गया है यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में, वो किसको किया गया, वो अकरा कहाँ पे है, घाना का एक शहर है अकरा। और जो 2022 में किया गया था वो क्या था, गोदालजारा, ये मैक्सिको का एक सिटी है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 का कौन सा था, ग्वादालजारा मैक्सिको। और जो 2023 के लिए है वो क्या है, अक्रा घाना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो वो क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, यूपी में है। उसके बाद यहाँ पे है अनामुडी शोला, तो ये अनामुडी शोला जो है ये केरला में है। उसके बाद बांदीपुर उत्तराखंड में है। और बालपक्रम नेशनल पार्क ये कहाँ पे, मेघालय में है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। तो ये भोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टील मेट्रो कोच बनाने के लिए भारतीय कंपनी हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कवास्की हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ करार
किया। ये किस देश की कंपनी, यानी कि जो कवासाकी है, कवासाकी का बाइक भी आता था, ये कवासाकी है किस देश की कंपनी है, तो ये जापान की कंपनी है कवासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है 2017 राष्ट्रीय आंकड़े दिवस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय आंकड़े दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, इसकी थीम बताना है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है इसका थीम बताना है। तो इसका थीम क्या है, यहाँ पे 2017 का थीम पूछा था, लेकिन आपको याद रखना है 2023 का थीम और 2022 का थीम। तो 2022 का थीम क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के लिए आंकड़े। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो। और जो 2023 का जो थीम है वो क्या है, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सीधा आप कुछ याद नहीं रहेगा तो बस आपको याद रखना है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, 2023 का थीम। और जो 2022 का है उसमें गोल नहीं है, बस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी का नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछला बार भी देखिए जो भी नाम था अंग्रेजी का उसी का हिंदी रूप लिखा गया था। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स था तो इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स लिख दिया। ट्रीज एंड देयर कैलकुलेटिव लाइफ्स, तो वही लिख दिया, ट्रीज एंड देयर कैलकुलेटिव लाइफ्स लिख दिया। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लिख दिया। तो इसलिए आपको अंग्रेज़ी का नाम याद रखना है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 22 के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 के लिए थीम है। किस चीज़ का, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि राष्ट्रीय आंकड़े दिवस। और ये मनाया कब जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये मनाया कब जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, 29 जून राष्ट्रीय आंकड़े दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिटी ऑफ नेपाल। नेपाल का कोई शहर नहीं है, तो इसमें जो ललितपुर है नेपाल का है, उसके बाद काठमांडू नेपाल का शहर है, विराटनगर भी नेपाल का है, और जो बरिसल है ये कहाँ है, बांग्लादेश में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बरिसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड देगी। ठीक है, तो ये उस समय क्या था, अब जो 2021 में जो दिया गया है, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, वो किसको दिया गया, सुनील गावस्कर को दिया गया है। ये आपको याद रखना है, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सुनील गावस्कर को दिया गया 2021 में। अभी लेटेस्ट डाटा नहीं है, अभी जो लेटेस्ट है वो 2021 का है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, किस भारतीय महिला ने माउंट एवरेस्ट की चीन साइड से चढ़ाई पूरी की है। तो ये आपको नहीं पूछाएगा। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो क्या है, 2023 में हरिस्का लड्ढा, ठीक है, एक 6 साल की बच्ची है जो अपनी माँ डिम्पल लड्ढा के साथ एवरेस्ट के बेस कैंप पे चढ़ी है। ठीक है, एवरेस्ट के बेस कैंप तक चढ़ी है, और क्या है वो, यंगेस्ट इंडियन है, यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट। और तो ये जो बेस कैंप है वो कितना ऊंचाई पे है, ये 17,500 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ पे पहुँचने वाली पहली यंगेस्ट गर्ल्स बॉयज़ दोनों में से क्या कौन हो गया, अरिस्का। ठीक है, अरिस्का लड्ढा, इसको अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अरिस्का लड्ढा। ठीक है, अरिस्का लड्ढा, तो ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की विषय वस्तु है, यानी कि थीम, विषय वस्तु यानी कि थीम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और जो 2023 की थीम थी वो क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसको जो होस्ट करने वाला था वो कौन था, स्वीडन इसको होस्ट किया था। और 2022 का जो थीम था वो था क्या, ओनली वन अर्थ, और इसको होस्ट किया था किसने,
कोट डी आइवरी एंड नीदरलैंड, 2 देशों ने मिलकर किया था, कोट डी आइवरी एंड नीदरलैंड्स ने। और तो आपको याद रखना बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 के लिए और ओनली वन अर्थ 2022 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है तंबाकू, वर्ल्ड तंबाकू दिन किस दिन को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड टोबैको डे किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टोबैको डे। उसके बाद यहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 2 एयरक्राफ्ट ने किस शहर में हिट किया था, तो 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था ये किस शहर पे है, तो न्यूयॉर्क में है। और ये किस देश की राजधानी, किस देश का शहर है, तो ये है यूएसए की, ठीक है, यूएसए का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर बहादुर देवबा को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ये उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो अब यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, अभी वर्तमान में जो है वो है पुष्प कमल दहल है, पुष्प कमल दहल। और नेपाल की जो राजधानी है, कैपिटल है काठमांडू है, और जो करेंसी यानी मुद्रा जो है नेपाली रुपी। तो ये आप चीज़ आप याद रखेंगे, पुष्प कमल दहल, काठमांडू और नेपाली रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था, तो ये गांधी जी के जन्म दिवस पे लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइडर ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों तक फैला हुआ है, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, जो पुदुचेरी है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, ये केरला में, ये जैसे यहाँ पे अगर भारत का नक्शा बनाए तो केरला में यहाँ पे भी है, ये तमिलनाडु जो है यहाँ पे भी है, और ये आंध्र प्रदेश का जो है विशाखापट्टनम के आसपास में यहाँ पे भी है। 3 जगह इसका है और 3 राज्यों से में ये फैला हुआ है, तो ये इसका सही उत्तर पुदुचेरी हो जाएगा। इसको पांडेचेरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंट एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज़, वर्तमान में उच्च न्यायालय की जजों की रिटायरमेंट उम्र क्या है, तो ये 62 वर्ष है। और अभी अगर वर्तमान में देखें झारखंड हाई कोर्ट का जो जज कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा हैं। ये आपको याद रखना है, संजय कुमार मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यूपीएससी के चेयरमैन का चयन कौन करता है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, तो मनोज सोनी है। और इसको जो नियुक्त करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है। टीपू सुल्तान का शासक था, ठीक है, ये कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान, तो ये मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, वारेन हेस्टिंग पहला वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 2017 का बेस्ट ज्योतिष अवार्ड किसको मिला था, तो 2017 का किसको मिला ये नहीं आपको याद रखना है। अभी जो लेटेस्ट है 2023 का वो किसे मिला है, हेमंत बरुआ को मिला है। इसको 2 अवार्ड मिला है, एक डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और दूसरा ग्लोबल बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड। ये किसको मिला है, हेमंत बरुआ, ठीक है, आपको याद रखना है हेमंत बरुआ का नाम, जिसको बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड मिला है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को पेरू में यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका का आयोजित नियुक्त किया गया था, तो ये उस समय का न्यूज़ था, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कृष्ण आर उर्स, ठीक है, ये नाम था, तो ये आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद पूछा गया है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये श्री वेंकटेश्वर जो नेशनल पार्क है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन से खिलाड़ी चेस का नया वर्ल्ड चैंपियन है, तो अभी जो वर्तमान में चेस का नया वर्ल्ड चैंपियन है वो है डिंग लीरेन,
और डिंग लीरेन कहाँ के हैं? ये चाइना के हैं प्लेयर हैं डिंग लीरेन। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो जो चेस के चैम्पियन है वो कौन है? अर्जुन। और जो ये 58 है और 59 नंबर के कौन है? कार्तिक। ये इधर टाइटल आप थोड़ा अजीब सा है तो उसे आप याद नहीं रख सकते। आप अर्जुन और कार्तिक को याद रखने हैं। अभी जो लेटेस्ट 2023 का वो है कार्तिक और 2022 के लिए अर्जुन, ये इंडिया के लिए। और ये वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में कौन है? डिंग लीरेन, ठीक है, जो कि चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्चून होटल एंड रिसोर्ट्स निम्न में से किस कंपनी का है? तो ये फॉर्चून किसका है? ये आईटीसी का है, ये आईटीसी का है। फॉर्चून होटल एंड रिसोर्ट्स निम्न में से किस कंपनी का? तो आईटीसी का है। भारत में 15 सितंबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेशनल हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाटा टियागो गाड़ी का ट्रेडमार्क राजदूत, ठीक है, तो उस समय जो है कौन थे? लियोनेल मेसी थे। लेकिन अभी जो है लियोनेल मेसी के बारे में बात करें तो लियोनेल मेसी जो है अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है किसके? बायजूस के हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, बायजूस एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल इसका टैगलाइन है, ठीक है। तो बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लियोनेल मेसी। G20 के बारे में पूछा गया था कि कब कहाँ पे किस शहर में हुआ था? तो जर्मनी के हम्बर्ग शहर में हुआ था। तो ये उस समय का था, अभी मैंने बता दिया G20 के बारे में। अब हम लोग साइंस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे साइंस का जो पहला क्वेश्चन है, वातावरण में नमी की मात्रा के कारण डैश एक जगह की नमी को इंगित करता है। तो क्या ह्यूमिडिटी जो है वो एक जगह की नमी को इंगित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का सबसे तेज कताई ग्रह यानी कि फास्टेस्ट स्पिनिंग यानी कि जो घूमने सबसे तेज़ घूमने वाला, ठीक है, प्लैनेट कौन सा है? तो ये बृहस्पति है, सबसे तेज स्पिनिंग। उसके बाद बेसाल्ट का उदाहरण, बेसाल्ट डैश का एक उदाहरण है, तो क्या है? ये इग्नियस रॉक का, अग्नि चट्टानों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल जो मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे डैश कहा जाता है। डैश कहा जाता होगा या नहीं कहता है? तो ये क्या होता है? मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशी बल कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नकारात्मक आवेशित कण यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होता है जो नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। इसे आपने पढ़ा होगा, ये कोई परमाणु है तो उसके नाभिक है ये, और इसके चारों ओर जो है वो कौन कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। रॉक फॉर्म फ्रॉम लावा, लावा से बने चट्टान को कहा जाता है। तो लावा से बने चट्टान को क्या कहा जाता है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, उग्र आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय होगा, यह आगरी नहीं, आग्नेय होगा, ठीक है, आग्नेय, उग्र आग्नेय चट्टान जो लावा से बनता है। उसके बाद पूछा है आग बुझाने वाले यंत्र डैश गैस भरे होते हैं। तो जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं F-32 बराबर 9/5 इंटू सी। तो सी के जगह पे आप यहाँ पे कितना रख देंगे? सी के जगह यहाँ पे रख देंगे 0 और यहाँ पे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो फिर F-32 इक्वल टू 0, F-32 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो F का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 32 निकल जाएगा। तो ये 30, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 32.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस फार्मूला के द्वारा आप कहीं किसी का भी निकाल सकते हैं। चेंज करने के लिए पूछता है क्वेश्चन में F-32 इक्वल टू 9/5 इंटू सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो हीटिंग और कूलिंग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? आसवन, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AU इज़ द सिंबल ऑफ, ठीक है,
यहाँ पे AU इज़ द सिंबल ऑफ, यहाँ पूछा गया है AU किसका सिंबल है, तो यहाँ पे ये किसका होगा, सोना का सिंबल है। और चांदी का सिंबल क्या होता है, AG होता है, सोना का AU होता है, और आयरन का FE होता है, और लेड का क्या होता है, PB होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है, यानी कि जो हम लोग ध्वनि तरंग यानी कि जो हम लोग बोलते हैं फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है विद्युत संकेत में, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं माइक्रोफोन से हम लोग जब बोलते हैं तो फिर कहीं और चला जाता है, वो ध्वनि तरंग विद्युत संकेत में बदल जाता है। जो ओडोमीटर होता है वो क्या करता है, किसी भी व्हीकल के द्वारा, किसी भी गाड़ी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जो दूरी तय किया जाता है, उसको मेज़र करता है ओडोमीटर। उसके बाद जो रिफ्रैक्टरोमीटर होता है वो क्या करता है, जो पानी की किसी लिक्विड यानी किसी क्या बोलते हैं, लिक्विड की जो सांद्रता होती है, ठीक है, लिक्विड की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, यानी कि तरल पदार्थ की जो सांद्रता है उस सांद्रता को मेजर कौन करता है, रिफ्रैक्टरोमीटर करता है। उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ को कौन मेजर करता है, यानी तरंगदैर्घ्य जो इसको बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य को मेजर कौन करता है, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओडोमीटर व्हीकल का डिस्टेंस, उसके बाद रिफ्रैक्टरोमीटर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, स्पेक्ट्रोमीटर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डैश वायुमंडलीय दबाव को मापने की इकाई है, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने की इकाई कौन है, प्रेशर, दबाव यानी प्रेशर, तो इसका सही उत्तर क्या, हेक्टोपास्कल, हेक्टोपास्कल है वायुमंडलीय दबाव को मेज़र करने का। और जो एम्पियर है क्या है, विद्युत धारा को मेज़र करता है, विद्युत धारा को। और जो केल्विन है वो क्या करता है, तापमान को मेज़र करता है। और जो पाउंड है वो क्या करता है, किलोग्राम, जो वज़न है, वज़न को, वेट को मेज़र करता है, पाउंड, ठीक है। उसके बाद है, हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है, तो हवा की दिशा और गति मापने के लिए कौन सा है उपकरण है, तो इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति और दिशा को मापता है। और उसके बाद जो हाइग्रोग्राफ होता है वो वाटर लेवल को मेज़र करता है, वाटर लेवल को, इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद डैश के कारण ग्रह अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं, जो ग्रह है, ये ग्रह नहीं, ये ग्रह होगा, ठीक है। जो ग्रह होता है वो अपनी अक्ष पे गति करते रहते हैं, किस कारण से, तो ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारक बल के कारण, ठीक है। शीशा, पेंसिल, लीड डैश का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा वंडर वाल्स बंधन का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊन एक डैश है, तो ऊन क्या है, एक नेचुरल पॉलीमेड है, एक नेचुरल पॉलीमेड है। परमाणु की परमाणु संख्या, ठीक है, यहाँ पे एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याओं को डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्होंने आंसर दिया है आइसोबार, लेकिन आइसोबार नहीं होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइसोटोप होगा, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर होता है तो वो आइसोटोप कहलाता है। और अगर मास नंबर सेम होगा, ठीक है, मास नंबर अगर सेम होगा और एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट होगा तो वो आइसोबार कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आइसोबार को हिंदी में बोलते हैं समभार, ठीक है, समभार। तो यहाँ पे सम मतलब एक समान और भार मतलब वेट, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो भार अगर समान होगा यानी कि द्रव्यमान समान होगा, द्रव्यमान संख्या, और परमाणु संख्या अगर अलग अलग होगा तो वो क्या कहलाता है, आइसोबार कहलाता है। और ये आइसोटोप यानी कि इसको समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप। तो इसका सही उत्तर आइसोटोप्स हो जाएगा, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन दोहन से
डैश इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो जो टरबाइन है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। डैश सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, तो जो C6H6 है वो सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की न्यूनतम परत को कहा जाता है। तो वातावरण जो है ये अर्थ है, तो जो एटमॉस्फेयर हमारा है, तो सबसे जो नीचे पाया जाता है वो ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल सही उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद अब हम लोग झारखंड के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे झारखंड से कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे पूछा गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है। तो कौन कौन है, हेमंत सोरेन है, उसके बाद एकलौता यही है JMM से। ये जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो किससे थे, बीजेपी से थे, और अभी भी बीजेपी में हैं। ये बीजेपी के ही से ही बने थे। अर्जुन मुंडा भी बीजेपी से ही बने थे। और वर्तमान में क्या है, अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, जनजातीय मंत्री हैं, और सांसद है खूंटी से। ये आपको याद रखना है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे, निम्न में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा। तो अर्जुन मुंडा जो है वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा था। और अगर पूछा जाए सबसे कम समय के लिए तो शिबू सोरेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन वर्ष 2000 में पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पहले राज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त किया गया था, तो प्रभात कुमार था। ठीक है, ये प्रभात कुमार जो थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभात कुमार पहले राज्यपाल थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम रामा जोइस कितने नंबर के थे, तीसरे नंबर के थे। और आई थिंक इनका अभी 2022 में देहांत हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एम रामा जोइस जो है अभी 2022 में इनका डेथ हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है कितने नंबर के थे। तो ये तीसरे नंबर के थे। दूसरे नंबर के कौन थे, VC पांडे, और ये चौथे नंबर के थे वेद मारवा। यानी कि पहले नंबर के प्रभात कुमार, दूसरे नंबर के VC पांडे, तीसरे नंबर के एम रामा जोइस, और चौथे नंबर के वेद मारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पूछा गया, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रियाड़ा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में से किस क्षेत्र के तक सीमित है। तो ये क्या है, दक्षिण छोटानागपुर और पलामू कमिश्नर तक इसका क्षेत्र जो है सीमित है। रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, ये रांची में रॉक गार्डन स्थित है। बोकारो ज़िले में ज़मीन की औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई क्या है, तो ये 210 मीटर है। हालांकि इस बार इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस तरह का, इतना बेसिक क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि ऐसा का एग्ज़ाम काफ़ी शिफ्ट में हुआ था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट था लाना। अब उसके बाद कोई भरोसा नहीं, जो SSC का पूछ भी सकता है। तो ये आपको याद रखना है 210 मीटर समुद्र तल से। हालांकि कितने ज़िलों का लोग याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पूछा है, चतरा ज़िले का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। भौगोलिक क्षेत्र दे दिया है कितना स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये इसका सही उत्तर है 3706 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद भारत में एकमात्र जगह जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो जो बैद्यनाथ धाम है वहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों क्या है, एक साथ हैं। उसके बाद है, किस साल पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया था। तो ये किया गया था 16 जनवरी 1990 को किया गया था, और 1990 में वेस्ट सिंहभूम का भी गठन किया गया था। तो ये दोनों आपको याद रखना है। 90 में क्या दो जिलों का गठन हुआ था, एक पूर्वी सिंहभूम और एक पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद पूछा है, किस वर्ष गढ़वा जिला गठन के लिए आया था। तो ये गढ़वा जिला जो है वो 1 अप्रैल 1991 में आया था। और इसके अलावा 1991 में बोकारो भी बना था और चतरा भी बना था। यानी कि 1990 में 3 जिले बने थे, 91 में एक बोकारो, चतरा और एक गढ़वा। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर इन्होंने सिर्फ दिया है गिरिडीह, लेकिन ये धनबाद से भी गुजरता है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो गिरिडीह और धनबाद दोनों से गुजरता है। उसके बाद है, झारखंड
झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? तो गोड्डा जिला कहाँ पे स्थित है? ये अगर झारखंड का हम मैप बनाते हैं, झारखंड का मैप अगर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो ये गोड्डा इधर साइड है, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये अगर तो ये नॉर्थ, इधर यहाँ पे क्या नॉर्थ और इधर क्या है ईस्ट है, यानी कि उत्तर, और ये पूरब, ये कॉर्नर में तो उत्तर पूर्वी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट है गुमला डिस्ट्रिक्ट वाज कर्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट, विच डिस्ट्रिक्ट? गुमला जिला किस ज़िले से बना हुआ है? तो गुमला ज़िला जो है वो किससे बना है? वो रांची से। गुमला जो है वो किससे निकल के बना है? तो ये पलामू से बना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले कब बना था? 18 मई 1983 में बना था। रांची 1899 में बना था, और हजारीबाग 1834 में बना था। पलामू 1892 में बना था, और यहाँ पे लातेहार जो है 2001 में बना था। तो इसका सही उत्तर क्या है? पलामू, सॉरी, इसका सही उत्तर रांची है। तो ये रांची से बना था, आपको याद रखना है, इसका डेट्स याद रखना है। 18 मई 1983 को बना था। और इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है झारखंड राज्य निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया ज़िला बनाया गया था? तो गुमला से कौन सा ज़िला बना था? सिमडेगा। रांची से गुमला बना, गुमला से फिर सिमडेगा बना। ये 30 अप्रैल 2001 को बना था, 30 अप्रैल 2001 को बना था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा है उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो JCS क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जो है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा ज़िला अनुसूचित जातियों में सबसे ज़्यादा है, यानी कि SC सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो पलामू में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है? ठीक है, तो इस कौन सा उद्देश्य था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के लिए? तो जो जनजातीय है उनको सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना, जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। उसके बाद है भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड CZU, ये कहाँ पे है? ये शायद कोराम्बे में है शायद, ठीक है, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। कोराम्बे में है, कोराम्बे या ब्राम्बे में है शायद, ब्राम्बे में, ठीक है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। एक है, एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झारखंड में। उसके बाद है भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? तो ये लगभग 25% के आसपास है। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेज़ों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो ये भोक्ताओं ने किया था। और भोक्ताओं में किसके नेतृत्व में किया था? नीलांबर पीताम्बर। ये भोक्ता जनजाति ही थे, भोक्ताओं में से आते थे ये नीलांबर पीताम्बर नामक दो भाइयों ने। और उसके बाद झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? तो लोकगीत का ज्ञात संगीत कौन कौन सा है? यहाँ पे है डोमकच है, डोमकोट है, डोमकच लिखा होगा ये, झूमर, उसके बाद धनधारा, विवाह, अग्नि, तो ये क्या हो जाए? दोनों हो जाएगा, सभी है, एक और दो दोनों। उसके बाद झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है। तो झारखंड में जो खेती है वो क्या है, कैसा है? सूखी भूमि की खेती, ऑप्शन 1 हो जाएगा। झारखंड में आदिवासी गांव में हॉकर का क्या काम है? ठीक है, ये पूछा गया है, हॉकर का काम क्या है? तो ये क्या है? जानकारी को प्रचार देने के लिए, यानी कि टू गिव पब्लिसिटी टू द इंफॉर्मेशन।
अजीब सा ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित है। तो देखिए, पलामू में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो मक्का का होता है, गेहूं का होता है, जौ का होता है, दलहन का और सरसों का। ठीक है, तो इसमें हालांकि तिल आंसर दिया है, लेकिन पलामू में आपको याद रखना कि किस किस चीज़ में वो सबसे आगे है। तो मक्का में आगे है, गेहूं में आगे है, जौ में, दलहन में, सरसों में। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है। तो एकीकृत विकास परियोजना मिसो। उसके बाद औंधी, औंधी गीत को डैश के अवसर पर गाया जाता है। तो औंधी गीत जो है ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, मैरिज पर। उसके बाद है, मुंडाज सासास में क्या रखते हैं। जो मुंडा है वो सासास में क्या रखते हैं, तो वो क्या रखते हैं, अपने पूर्वजों के हड्डियाँ रखते हैं, उनके पूर्वजों की हड्डियाँ। अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था। तो इसमें कौन शामिल था, वो भी शामिल थे, मुंडा भी शामिल थे। तो ये इसका आंसर ऊपर में सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किसको को निम्नलिखित खानों में से किस से लो अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है। यानी कि टिस्को को जो लो अयस्क प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, तो ये नोवा मुंडिस होता है। पश्चिम सिंहभूम का एक जगह है, पश्चिम सिंहभूम में नोवा मुंडिस होता है। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं। तो कौन से धर्म के लोग आते हैं, तो जैन धर्म के लोग आते हैं। और यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 1365 मीटर है। ये आपको याद रखना है, 1365 मीटर। और किस ज़िले में आता है, ये गिरिडीह ज़िले में आता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और साथ ही अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको इसके अलावा और क्या चाहिए, किस सेगमेंट में आपको वीडियो चाहिए, इसके बारे में भी हमें बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।